अडानी जी और रॉबर्ट वाड्रा जी साथ में थे उस फोटो के अंदर। ये रिश्ता क्या कहलाता है? बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाएंगे, फिर से मेरा नाम उछालेंगे। सॉफ्ट हिंदुत्व ये क्या है? हर चीज़ को अब्जॉर्ब करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। जेपी नड्डा जी जब आपसे फ्लाइट में मिले, क्या बातचीत हुई? ये सब तो चलता रहता है, पर स्ट्रांग रहिए। स्मृति ईरानी के खिलाफ भी आपके पास कहने के लिए बहुत कुछ है। वो एक महिला है, मैं महिलाओं के रिस्पेक्ट करता हूँ। कौन कौन सी ऐसी पार्टी हैं जो ये चाहती हैं कि रॉबर्ट वाड्रा उनकी पार्टी में शामिल हो जाए? सब कहते हैं कि आप इतना समय क्यों ले रहे हैं राजनीति में आने के, हमारे तरफ से आ जाइए। ईडी ने आप पर एक बार फिर से आरोप लगाया है कि आप जमानत की शर्तों का सही से पालन नहीं कर रहे हैं। जो भी तौर तरीका पूरा कानूनी तौर से बैठे। 2024 में रॉबर्ट वाड्रा मुरादाबाद से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मैं कभी भी राजनीति में इस तरीके से नहीं आऊँगा। प्रियंका जी, राहुल जी से बैठकर कभी बातचीत हुई है कि भी अब मुझे राजनीति में आ जाना चाहिए? परिवार से जरूर बात होती है। क्या भारतीय जनता पार्टी में रॉबर्ट वाड्रा शामिल हो सकते हैं? उनकी सोच हमारी सोच बहुत अलग है। अभी तो शुरुआत है, 2024 से पहले अभी इस तरह के तमाम आरोप आपके ऊपर और लगेंगे। पर उनको डर है इस परिवार से। राहुल गांधी जी जो इतने फिट हैं, इसकी ट्रेनिंग भी क्या आपसे ली है? वो अपने तरीके से चलते हैं। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़, मैं हूं मोहसिन खान। दोस्तों, आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है एक बेहद खास मेहमान। और ये बेहद खास इसलिए हो जाते हैं कि ना तो ये अभी राजनीति में है और ना किसी तरह की कंट्रोवर्सी से इनका डायरेक्टली कोई इन्वॉल्वमेंट रहता है, लेकिन आए दिन पूरे देश में और ख़ासतौर से जो सरकार के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वो बार बार इनका नाम लेते रहते हैं। और क्यों इनका नाम लेते हैं, आज हम इनसे खुद जानेंगे। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं देश के मशहूर उद्योगपति और समाज सेवी रॉबर्ट वाड्रा जी। नमस्कार वाड्रा जी, कैसे हैं आप? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पहले तो स्वागत है आपका प्राइम न्यूज़ पर। सर, सवाल तो तमाम हैं आपको लेकर, लोग लाखों करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, अलग अलग कारणों से फॉलो करते हैं, लेकिन सबसे पहले क्योंकि जिसे लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा होती है, मैं इंस्टा और सोशल साइट पे आपको देखता रहता हूँ और वहाँ कमेंट्स भी पढ़ता हूँ, फिटनेस जो है आपकी, जैसे जैसे आपकी उम्र आगे बढ़ रही है, ज़्यादा हो रही है, आप ज़्यादा जवान होते जा रहे हैं, फिटनेस आपकी बेहतर होती जा रही है। इस फिटनेस का राज क्या है? राज है बहुत सिंपल कि मैं अपने आप को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रखता हूँ, अपना सोच बिल्कुल मजबूत रखता हूँ और डिटर्मिन्ड हूँ। अगर मैं अपना मन बना लेता हूँ किसी चीज़ पर भी, तो उसको मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कामयाब करूँ। कि अगर मैं 100 किलोमीटर साइकिल चलाना चाहता हूँ, तो मैं कोई भी चीज़ को ऐसे नहीं अपने मन में डालूँगा या अपने सोच में डालूँगा कि जिस वजह से मैं उस अपने मुकाम पर पहुँच ना पाऊँ। तो हर तरीके से, चाहे आप आउटडोर स्पोर्ट ले लो, आप जिम में देख लो, या मेरे खाने का तरीका, मेरे जो समय पे हर समय पे कहीं भी पहुंच, तो मैं बोलूँगा कि ज़रूर फिटनेस मेरा पूरा लाइफस्टाइल है। अपने लाइफस्टाइल में मैं अपने जिम हो या कोई आउटडोर स्पोर्ट है, हर रोज़ कुछ ना कुछ करता हूँ। मैं इन्फ्लुएंस करता हूँ काफ़ी लोगों को, यूथ को, काफ़ी जिम जाता हूँ और बहुत लोगों को मैं देखता हूँ जो हैवी वेट्स उठाते हैं, और मैं उनको समझाता हूँ तौर तरीके उसके कि कैसे इसको अपने लाइफस्टाइल में बदलिए। अपने हर रोज़ के रहन सहन का तरीका होना चाहिए, मतलब कि अपने खाने का तरीका ढंग का होना चाहिए। और अगर आप बाहर रात को भी जाते हैं तो हर चीज़ सोच समझ के करनी चाहिए। इसीलिए रॉबर्ट जी, मैं बीच में टोकते हुए आपको, हम इससे पहले राजनीति की बात करें, देश की बात करें, फ्यूचर की बात करें, चुनाव की बात करें, क्योंकि देश आपको सुनना चाहता है, देखना चाहता है, आपके विचार जानना चाहता है। उससे पहले आखिरी फिटनेस से जुड़ा हुआ सवाल, क्योंकि यूथ की आपने बात करी, यूथ इस वक्त आपको पूरा देश का देख रहा है। यूथ को, युवा को आप क्या टिप्स देना चाहते हैं, क्या सलाह देना चाहते हैं कि हमारा देश का जो आने वाली पीढ़ी है, जो युवा है, वो फिट रहे? उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो देश की हेल्थ भी अच्छी रहेगी। बिल्कुल, मैं हमेशा ये मानता हूँ कि अगर आपके पास हेल्थ है तो सबसे ज़्यादा वेल्थ वही है। और उससे आपको, मैं फिर भी बोलूँगा कि आपके रहन सहन का तरीका, आपके खाने का तरीका, आपको लोगों से मिलने का तरीका, हर चीज़ थोड़ा सा जब अपने आप आत्मविश्वास हो जाता है, अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाता है, जब आप फिटनेस में होते हो। और उस तरीके की फ़िटनेस होनी चाहिए जिसमें आप कोई ज़्यादा सप्लीमेंट ना लें, कोई ऐसी चीज़ ना लें जो हानिकारक हो आपकी बॉडी के लिए, आपके हर रोज़ रहन सहन के लिए। तो आपको अपनी मेहनत से
जो भी आप अपनी मेहनत से अपनी बॉडी बनाएंगे या अपनी स्ट्रेंथ बनाएंगे वो आपके साथ हमेशा चलेगी। और मैंने देखा कि जब मैं भारत जोड़ो में राहुल के साथ चला था, और मध्य प्रदेश में स्पेशली, क्योंकि मैं वहाँ उज्जैन जाता हूँ, मैं महाकाल के लिए जाता हूँ और वहाँ अपना प्रेयर वगैरह करता हूँ, तो मुझे लगता है कि इतने सारे यूथ जो जुड़े थे उनको लगा था कि सर अपनी बॉडी के राज बताइए, सर हम आपके साथ हैं। तो यूथ को बहुत अच्छा लगता है कि अगर वो किसी को भी अपना मेंटर बनाते हैं कि उन्होंने मेहनत से ये कमा के अपने तौर तरीके, अपने ज़िंदगी को बदला है और अपनी ज़िंदगी को तरीके से चला रहे हैं जो मतलब कि दिखाई देता है, मेहनत से चला रहे हैं, तो ज़रूर इन्फ्लुएंस होते हैं सारे लोग। चर्चा को थोड़ा हम आगे बढ़ाएं। मैं शुरुआत तो किसी और मुद्दों के साथ, सवालों के साथ करना चाहता था, लेकिन बातचीत में आपने राहुल गांधी जी का नाम लिया, भारत जोड़ो यात्रा का नाम लिया, और पहली बार हमने देखा कि आप भी भारत जोड़ो यात्रा में उनके साथ कदम से कदम मिलाकर आप चले। राहुल गांधी जी भी काफ़ी फिट हैं, क्या फिटनेस की ट्रेनिंग आपसे ली है उन्होंने? राहुल गांधी जी जो इतने फिट हैं, इसकी ट्रेनिंग भी क्या आपसे ली है? आप बता दीजिए आज। मैं तो जहाँ भी जाता हूँ, जो भी मेरे साथ समय बिताता है, ज़रूर उनको फिटनेस का इन्फ्लुएंस होता है। मैं ज़रूर अपनी मेरा जो अनुभव है फिटनेस के द्वारा, मैं उनको ज़रूर बदलने की कोशिश करता हूँ। उनके खाने के तरीके, उनके एक्सरसाइज के तरीके, जो मेरा नॉलेज है, जो मैं सीखता हूँ और बहुत समय से कर रहा हूँ, तो फिटनेस पे ध्यान दिया है मैंने। तो मैं ज़रूर अपनी जो एक्सपीरियंस है सबके साथ मैं शेयर करता हूँ। तो हाँ, राहुल भी बहुत फिट हैं। हमने दोनों ने एक चीज़ किया कि हमारी जो फिटनेस को हमने एक्सटर्नल नहीं रखा। एक्सटर्नल ये नहीं कि कोई टाइट टी शर्ट पहन के, कोई अपनी बॉडी दिखा के आगे पीछे घूमना। हमें इंटरनल जो खुशी मिलती है वो हमने रखा अपने पहली चीज़ पर, कि मतलब कि हमें फ़िटनेस से क्या मिल सकता है। हमें फ़िटनेस से मिलता है जो हमारी सोच मजबूत होती है और हमें झेलने की क्षमता हर चीज़ में। ये नहीं कि कोई राजनीतिक तौर से या हर रोज़ की जो कोई भी अगर मुश्किल हो या कोई भी दबाव डाले या कोई बिज़नेस में हो, जो भी है, हमारी झेलने की क्षमता है और सोच है कि हम उसको पॉजिटिव टर्न कर देंगे। और राहुल अलग अलग स्पोर्ट करते हैं, मैं थोड़े अलग स्पोर्ट करता हूँ। ज़रूर मैं बोलूँगा, थोड़े मेरे बच्चे हैं, परिवार है, तो मैं थोड़े रिस्क कम लेता हूँ, पर वो अपने तरीके से चलते हैं। पर हाँ, फिटनेस हमारा ज़रूर लाइफस्टाइल है और ज़रूर हम फिटनेस के लिए, हेल्थ के लिए समय निकालते हैं। भारत जोड़ो के बाद जो एक राहुल गांधी जी में एक बदलाव आया, इसे लेकर चर्चा है, चारों तरफ चर्चा है। कभी वो मार्केट में चले जाते हैं, कभी वो मोहब्बत का शरबत पीने चले जाते हैं, कभी बाइक पर अभी नज़र आए 2-3 दिन पहले। और एक दिन एक बात को लेकर और ज़्यादा चर्चा थी, सर्दियों में जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी। एक पारंपरिक पोशाक होती है देश के राजनेताओं की, जो खासतौर से इंडिया के अंदर एक कल्चर रहा है कि जो उनका पहनावा होता है, कुर्ता पजामा पहनेंगे, इस तरह की पोशाक एक पारंपरिक चलती हुई आ रही थी। आप उद्योगपति हैं, आप एक अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, समझ में आता है, लेकिन वो पॉलिटिक्स में आ चुके हैं, एक्टिव पॉलिटिक्स में, पॉलिटिशियन हैं। और एक टी शर्ट को लेकर बड़ी चर्चा हुई, उन्होंने पहनावा बिल्कुल बदल दिया पॉलिटिशियंस का इंडिया के अंदर। उस टी शर्ट का क्या राज है, अगर आपको पता हो, अगर आप बता सकें? देखिए, जब मैं भारत जोड़ो में उनके साथ शामिल हुआ और मैं अलग अलग जगहों में उनके साथ चला, तो ज़रूर वहाँ सर्दी का मौसम भी था और मुझे लगा कि हम लोग थोड़े से जैकेट वगैरह पहन रहे थे, पर राहुल ने बस अपने टी शर्ट पहनी हुई वो चले थे। क्योंकि जब एक व्यक्ति अपने सोच बना लेता है, जो उनको लगा था कि देश भर में जो गलत हो रहा है, जो लोगों की मुश्किलें हैं, जो भी उनकी समस्याएं हैं, उनको समझना है, लोगों के बीच में रहना है। लोगों में उन्होंने देखा कि लोगों के पास भी बहुत ही कम कपड़े थे या बहुत गरीब लोग थे जो आगे पीछे जुड़ रहे थे। तो उनको लगा कि मैं ये नहीं कि मुझे अपने आप को गर्म रखना है या मतलब अपने ऐसे जैकेट्स पहनने या कपड़े ऐसे पहनने जो लोगों के साथ मैं उनके बीच में घुल मिल ना पाऊँ। और उनका सोच बहुत स्ट्रांग था। जब उनका सोच ही इतना स्ट्रांग है तो उनको ना कोई वेदर कंडीशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो मैंने देखा। और हम लोग काफ़ी ठंड में चल रहे थे पर उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उनके सोच बहुत ही
मजबूत था, एक उनकी मुकाम है जो वो पहुंचना चाह रहे थे, और उनको कोई भी वेदर कंडीशन से, मुझे किसी मौसम से उनको कोई घबराहट नहीं थी, और ये मुझे लगा कि उनकी सोच थी। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एक बात हम भी समझना चाहते हैं और देश भी समझना चाहता है। अभी तक आप एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं आए हैं, राजनेता अभी तक आप नहीं बने हैं, लेकिन आपका नाम भारतीय जनता पार्टी, देश में सरकार है उनकी, समय समय पर लेती रहती है। और सिर्फ नाम रैलियों में नहीं, देश की जब संसद चलती है उसमें भी बार बार आपका नाम आता है। अभी मानसून सत्र हुआ, वहाँ पर भी आपका नाम आया। सिर्फ नाम नहीं आया, एक फ़ोटो लहराई गई, एक फ़ोटो वहाँ संसद में लहराई गई। अडानी जी और रॉबर्ट वाड्रा जी साथ में थे उस फोटो के अंदर। ये रिश्ता क्या कहलाता है? क्योंकि आरोप लगा रहे हैं वो आपके ऊपर। देखिए, मुझे लगा है कि जब भी बीजेपी सरकार किसी भी मुश्किल में होती है, कोने में होती है, जो भी वो छुपाने की कोशिश करते हैं, लोगों को भटकाने की कोशिश करते हैं, देश के लोगों को, तो वो हमेशा रॉबर्ट वाड्रा का नाम लेते हैं, बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाएंगे, फिर से मेरा नाम उछालेंगे। और मुझे हमेशा लगा है कि सबसे ज़रूरी है कि मैं राजनीति में नहीं हूँ, मैं अपने काम में व्यस्त रहता हूँ, अपने बिज़नेस में, और मैं घर से ऑफिस आता हूँ और ऑफिस से घर जाता हूँ, और मैं अपनी सेवा पे ध्यान देता हूँ, फिटनेस पे ध्यान देता हूँ। पर ज़रूर बीजेपी सरकार मेरे को हमेशा पॉलिटिक्स में, राजनीतिक की तरफ खींचती है। जब मैं वहाँ बैठा हूँ उनके साथ ईडी के दफ्तर में 15 बारी, 8 से 12 घंटे, 40,000 डॉक्यूमेंट ले गए हैं, यहाँ 2-3 रेड कर दिए मेरे ऑफिस में, सारे जितने भी कंपनियाँ उसको असेस किया, डबल असेस किया, जो उन्होंने जितने भी ज़मीनें हैं उसको उन्होंने अटैच करके कानूनी तौर से उसको रोक दिया, और कई ऐसे चीज़ें किए जो मतलब एक दिन में 72 नोटिस भेज दिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। तो मैंने जब ये समय को झेला, मैंने जब समय को इसको समझा, तो मुझे लगा कि अब मुझे ज़रूर हर चीज़ का जवाब ऐसे दूंगा जो मतलब कि मुझे समझ है, और हर चीज़ स्पष्ट है, हर चीज़ क्लियर है। तो मेरे को किसी चीज़ के लिए ना तो घबराने की ज़रूरत है, ना किसी चीज़ के डरने की ज़रूरत है। तो और सबसे ज़रूरी है कि मैं गांधी परिवार का एक सदस्य हूँ, और जब मेरे परिवार बाहर निकलते हैं और प्रचार करते हैं और लोगों की बात सुनते हैं, लोगों की बात बुलंद करते हैं, तो उनको लगता है कि परसेप्शन बदलें। यानी आप एक सॉफ्ट टारगेट की तरह आपको लिया जाता है। मैं हार्ड टारगेट हूँ इसलिए मैं अब कोई सॉफ्ट टारगेट नहीं हूँ, मैं हार्ड टारगेट। यही सवाल आपसे करना चाह रहा था, क्योंकि जिस तरह से नोटिस आए, एक दिन में 72 नोटिस आए और बार बार आपका नाम लिया जाता है, उसके बावजूद जहाँ तक मुझे जानकारी है अभी तक एक भी मामले में आपको गिल्टी नहीं पाया गया। आपको क्लीन चिट बार बार मिल रही है। हरियाणा जैसे प्रदेश में जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ पर भी आपको क्लीन चिट मिली, लेकिन आपका नाम बार बार लिया जाता है, आरोप बार बार लगाया जाता है। तो क्या ये बातें आपको दुख देती हैं या अंदर से और ज़्यादा मजबूत बनाती हैं? मैं बताता हूँ। देखिए, मैं ऐसे नहीं, जैसे एरोगेंट तरीके से नहीं बोलना चाह रहा हूँ, पर मेरा परिवार हो या मेरे परिवार है, जो गांधी परिवार है, जब भी उन्होंने अपने प्यारों को खोया, राजीव जी, इंदिरा जी, और हमेशा चाहे किसानों का मुद्दा हो या कोविड का समय हो या कोई भी जो भी जैसे बेरोज़गारी है या महिला की सुरक्षा के बारे में बात है, तो हम हमेशा पार्लियामेंट में ज़रूर हर चीज़ की बात करते हैं। ज़रूर मुझे लगा है कि जब भी इनको लगा है कि मेरा नाम ज़रूर लेंगे, मीडिया इंटरेस्टेड होती है, लोग रुकते हैं, सुनते हैं, अच्छा आप क्या बोल रहे हैं इनके बारे में। पर मुझे लगा है कि जब मेरी बेटी की एक ऑपरेशन हो रहा था, टांग का ऑपरेशन था अमेरिका में, और जब मेरे को समन किया गया जनवरी 2019 में उनका ऑपरेशन हुआ, और जब मेरे को समन किया गया ईडी के द्वारा, तो मैं 1 हफ़्ता और रुका वहाँ, और टाइम से पहले मैं पहुँचा वापस यहाँ दिल्ली, और मैं
शामिल होना चाह रहा था, जो भी समन दिया गया था ईडी के दफ्तर में। पर ज़रूर मैं वहाँ था, मुझे अस्पताल छोड़ छाड़ के मैंने कहा नहीं, मेरे को समय से पहले पहुँचना चाहिए। जो मुझे एक भी मौका नहीं चाहिए कि ये लोग कुछ गलत तरीका इस्तेमाल करें या बोले। ये आपने बात बहुत अच्छी कही और इसे लेकर ही मुझे एक और सवाल याद आ गया। मुझे लगता है जल्दी से आप इसका जवाब दे देंगे तो देश भर में आपका मैसेज पहुंच जाएगा, क्योंकि ईडी और समन की आप बात कर रहे हैं तो एक बात को लेकर 3-4 दिनों से बड़ी बातें मीडिया के अंदर आ रही हैं कि ईडी ने आप पर एक बार फिर से आरोप लगाया है कि आप ज़मानत की शर्तों का सही से पालन नहीं कर रहे हैं। देखिए, जो भी उनकी इंटेरोगेशन होती है या जो भी है, उसको मैं स्वागत करता हूँ, क्योंकि जब मैं 15 बारी उनके साथ बैठा 2019 में, उनके सवाल ही ख़त्म हो गए थे। तो मुझे समझ नहीं था कि हम लोग इतने समय जो उनके साथ बैठते थे 15 बारी, चाहे दिल्ली में हो या जयपुर में हो, जितने भी सवाल थे मैं 2 दिन में, 4 दिन में, 1 हफ्ते में दे सकता था, पर उन्होंने 15 दिन खींचा। पर जो भी सवाल थे हर चीज़ उसका जवाब दिया, क्लियर किया, लिखा हर चीज़। 72 क्वेश्चंस होते थे, 72 के आंसर दिए। और मतलब जो भी तौर तरीका पूरा कानूनी तौर से बैठे, जो भी है, कोई वहाँ ना तो मेरे कोई वकील अंदर होते थे या कोई भी, उनके 6 ऑफिसर होते थे और मैं अकेला था। और मैं ज़रूर जब भी अगर वो कोई और बात करते थे जो मेरे केस के साइड होता था, मैं उसके जवाब देने से इनकार करता था कि अगर मेरे परिवार के बारे में या राहुल के बारे में ये वो, तो मैं सर वो तो आपको राहुल जी से डायरेक्टली बात करनी है या सोनिया जी से बात करो, पर मेरे से वो सवाल मत पूछो आप। तो और वो मैं समझ गया था कि इनका ये माहौल जो है और तौर तरीका है और एक मानसिक तौर से आपको परेशान करने की कोशिश ज़रूर की। चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाएं। हाँ जी। इस वक्त देश की जनता आपको देख रही है और मुझे लगता है कि देश की जनता भी इस बात से सहमत होगी, हो सकता है वो आपके समर्थक हों या ना हो। रॉबर्ट वाड्रा जी बात कर रहे हैं और जिस तरीके से बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अभी आप एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं आए हैं, राजनीति में नहीं आए हैं, लेकिन जिस तरीके से आप जवाब दे रहे हैं, बातें कह रहे हैं, वो एक मंझे हुए राजनेता की तरह आप बात कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। तो क्या ये हम संकेत माने कि आने वाले समय में रॉबर्ट वाड्रा एक्टिव पॉलिटिक्स में नज़र आएंगे? देखिए, पुकार सब जगह से है, स्पेशली मुरादाबाद से है, मेरी पैदाइशी जगह है। पर देश के हर कोने से लोग चाहते हैं कि मैं उनको रिप्रेजेंट करूं, वो मेरी कंस्टिट्यूंसी हो और वहाँ बदलाव आए। पर जैसे मैंने बोला है और काफ़ी पत्रकारों ने, और जैसे आपने मेंशन किया कि अभी हाल ही मेरी बात चर्चा हो रही थी पार्लियामेंट में, और जैसे मैं उसको भी मैं क्लियरली अभी तक बताया नहीं है कि जैसे इस परिवार के सदस्य होने के नाते मुझे तरह तरह के लोग मिलते हैं। मतलब कि मैं ऐसे व्यक्ति की बात कर रहा हूँ जो प्रेसिडेंट हों किसी देश के, जब भी वो आते हैं, चाहे ओबामा जी हो या नेल्सन मंडेला जी थे या काफ़ी लोग ऐसे आते हैं, तो उनको मैं मिलता हूँ और ज़रूर हज़ारों लोगों को मिलता हूँ, अलग अलग उद्योगपति को मिलता हूँ, चाहे अंबानी जी हो, अडानी हो, जो भी हैं। पर मैं जैसे उनको मैं चैलेंज करता हूँ, जैसे स्मृति जी मेरा फ़ोटो लेके दिखा रही हैं, तो मैं उनको चैलेंज करता हूँ कि अगर आपको कोई भी ऐसी चीज़ मिले जो आपको लग रहा है किसी चीज़ में कुछ गलत हुआ है या गड़बड़ी है, या कोई भी अगर बिज़नेस ट्रांजैक्शन हो, या मतलब कि मैं उसके लिए जो भी ये लोग आरोप लगाएंगे या मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। पर मैं कहूँगा कि देखिए, बेबुनियाद ऐसे हिलाने से और फोटो परसेप्शन क्रिएट करने से लोग देख सकते हैं कि आप कुछ भी साबित नहीं कर पाएंगे। क्या बोल सकते हैं कि मैंने कुछ भी तोड़ा है? मैं खुद सुनना चाह रहा हूँ, समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि जितने भी टूर लगे हैं जिसके वजह से मेरे को परमिशन लेनी पड़ती है, परमिशन ली है, समय से पहले आया हूँ, और जहाँ गया हूँ वो मेरा पासपोर्ट है, उन्होंने देखा है कि जो ठप्पे लगते हैं वो सारे क्लियर हैं। तो अब वो क्या बनाएंगे, क्या बेकार चीज़ें लिखेंगे या बोलेंगे, मैं रियली देखना चाह रहा हूँ। और कुछ लिख नहीं पाएंगे क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हुआ है, कोई भी ऐसा नॉर्म तोड़ा नहीं है, किसी भी नॉर्म को आपने बिल्कुल बिल्कुल। और इस वक्त आपको मुरादाबाद की जनता भी देख रही है। हाँ जी। तो क्या ये मैं कह सकता हूँ कि 2024 में रॉबर्ट वाड्रा मुरादाबाद से चुनाव लड़ने जा रहे हैं?
देखिए, मैं फिर से इसको अपने तरीके से ज़रूर Reframe उसका करेंगे। जवाब दूंगा, क्योंकि मुरादाबाद के लोगों से मेरा ज़रूर बहुत प्यार है। मैं बचपन से, मेरी छुट्टियां वहाँ होती थी, हमारा घर था, मैं सबको जानता था, मैंने स्कूटर चलाना सीखा वहाँ, और जब भी छुट्टी होती थी तो मैं वहाँ था और अपने सारे कारखानों में जाता था, वर्कर्स के साथ, जितने भी हमारे कारीगर थे उनके साथ बैठकर चाय पीना और उनके परिवार से मिलना और समझना कि हमारे काम जो होता था कि कहाँ से शुरू होती थी और कहाँ तक हम एक्सपोर्ट किस तरीके से करते थे। तो मेरा आना जाना बहुत था। पर अभी जब कुछ पत्रकारों ने मुझे बोला कि आपको अमेठी से लड़ना चाहिए, क्योंकि स्मृति जी को हराना चाहिए, क्योंकि उन्होंने आपका मैं उस सवाल पे आने वाला था। सवाल क्योंकि मैं इसी में जोड़ देता हूँ, मुरादाबाद के साथ चर्चा ये भी है कि आप अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं क्योंकि वहाँ पर स्मृति ईरानी को हराना है। तो मैं कभी भी राजनीति में इस तरीके से नहीं आऊँगा कि किसी को हराने के लिए, या क्योंकि मुरादाबाद में मेरी पहचान है तो उसके वजह से मैं जीत सकता हूँ। अपनी मेहनत से जीतूँगा और अपनी मेहनत से मैं राजनीति में आऊँगा। और ये भी नहीं कि क्योंकि इस परिवार का मैं सदस्य हूँ, पर यह है कि ज़रूर अगर मैंने 20 साल पहले सोचा नहीं था कि मैं राजनीति में ध्यान दूँ या राजनीति में आऊँ, पर क्योंकि सरकारों ने मेरे को खींचा, मुझे कभी भी एक उद्योगपति जैसे नहीं देखा, मुझे हमेशा एक राजनीतिक टूल जैसे देखा। तो ज़रूर झेलने की क्षमता का मतलब कि अनुभव भी बढ़ता है, प्लस गांधी परिवार से सीखा मैंने बहुत ज़्यादा, और अपने प्रचार भी किए, अपना सेवा भी किया। मैं पीपल्स पर्सन कहलाता हूँ, तो मैं वो हम देखते रहते हैं, समय समय पर आप लोगों के बीच जाते हैं, भंडारे भी करते हैं, लोगों को खाना भी खिलाते हैं। लेकिन स्मृति ईरानी का भी जिक्र आया और आपने कहा कि मैं उन्हें हराने के लिए पॉलिटिक्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन स्मृति ईरानी ने ही वो फोटो लहराया था संसद के अंदर, और उसके बाद आपने उसके जवाब में एक मैसेज भी कन्वे किया, आपने ट्वीट भी किया कि स्मृति ईरानी के खिलाफ भी आपके पास कहने के लिए बहुत कुछ है, बहुत बड़े खुलासे आप कर सकते हैं। इसे लेकर आप कुछ बताना चाहेंगे, क्या खुलासे हैं? देखिए, वो एक महिला है, मैं महिलाओं के रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं ज़रूर उनकी सुरक्षा के बारे में हमेशा बोलता हूँ महिलाओं के लिए। पर स्मृति जी लगता है हमारे पूरे परिवार के पीछे पड़ी रहती हैं, कुछ ना कुछ ढूंढती रहती हैं, और मुझे लगता है कि उनको लग रहा है कि जहाँ अगर पीछे बैठी हैं तो अगर वो मेरे परिवार के बारे में कुछ गलत बोलेंगे, परसेप्शन क्रिएट करेंगे, तो वो लैडर से नीचे आकर आगे बैठ जाएंगी, या जो भी उनके जो प्रधानमंत्री जी या जैसे भी उनको अच्छा लगेगा कि वो हमारे परिवार के बारे में कुछ गलत बोल रहे हैं या मेरे बारे में। पर किसी भी सांसद के बारे में कुछ भी ढूंढना इतना मुश्किल नहीं है। हाँ, कोई भी कुछ ना कुछ ढूंढ सकता है, और मेरे पास भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है स्मृति जी के बारे में, उनके परिवार के बारे में। पर मैं उनके जैसे मैं उस लेवल पे नहीं आऊँगा जहाँ वो बिलो द बेल्ट और गलत तरीके से परसेप्शन क्रिएट करेंगे, और उसके बाद वो उसको साबित कुछ नहीं कर पाएंगे। खाली वो वही पर्चा हिलाते रहेंगे पर कुछ साबित नहीं कर पाएंगे। और मैं उनको चैलेंज देता रहता हूँ, या मैं बोलूँगा जो फर्जी डॉक्यूमेंट से आप गोवा में अपनी बेटी के साथ रेस्टोरेंट चला रहे हैं, या थर्ड पार्टी नाम से जगह चला रहे हैं, या अलग ऐसे बहुत से चीज़ें हैं जो आई हैं बाहर, जो सबको पता है। पर मैं उस चीज़ में भिड़ना नहीं चाह रहा हूँ, ना मैं अमेठी से अमेठी से लड़के उनको हराना चाह रहा हूँ। मुझे लगा है कि ज़रूर अगर राजनीति में आता हूँ, मैं तभी आऊँगा जब अगर पहले मैं देखूँगा कि प्रियंका सांसद में हो, मतलब एक सांसद है, पार्लियामेंट में हो वो, और क्योंकि मुझे लगा है कि प्रियंका बहुत मेहनती है, उन्होंने अपने दादी से, अपने पिताजी से बहुत सीखा, सोनिया जी से सीखा, राहुल से भी सीखा, और वो अपने खुद के तौर तरीके हैं, लोगों के बीच में रहती हैं, प्रचार करती हैं। हाल ही हमने मैं आपको माफ़ी के साथ बीच में टोक रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि प्रियंका जी के बारे में बात करनी है, लेकिन वो मुद्दा पीछे छूट जाएगा जो अभी आप बीच में कह रहे थे। और आपने कहा भी था कि अभी तो शुरुआत है, 2024 से पहले अभी इस तरह के तमाम आरोप आपके ऊपर और लगेंगे। बिल्कुल, मतलब मेंटली प्रिपेयर है, कुछ ना कुछ होगा भी आपके लिए। मेरे को कोई मौका ही नहीं मिलता कि जहाँ कोई ना कोई सरकार मेरे नाम का गलत इस्तेमाल करे या मेरा नाम उछाले। तो जहाँ भी मैं जाता हूँ तो महिलाएं होती हैं
जो मेरे को बोलते हैं कि आप जब भी इलेक्शन आता है तो आपका नाम दोबारा उठता है, फिर से वही घिसी पिटी कहानियाँ वो चलती हैं। तो मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने इसको इस तरीके समझा और देखा। वो कहते हैं हम नहीं, सारे देश देख रही है कि जब भी कोई इलेक्शन होता है, कुछ भी होता है, तो आपका नाम उछलता है और काफ़ी लोग गलत इस्तेमाल करते हैं। जैसे डुबे जी ने बोला कि किसी को सेट करना है, किसी को भेंट करना है। तो एक सांसद होने के नाते या एक मंत्री होने के नाते इस तरीके की भाषा, और जहाँ पार्लियामेंट में आप बहुत सारे मुश्किलें हैं, मणिपुर की बात करिए और नूह की बात करेंगे और अलग अलग चीज़ें हैं, बेरोज़गारी है, उनकी बात करें, कोई हल ढूंढें जो मणिपुर में हो रहा है और अलग अलग जगहों में कम्युनल इश्यूज़ हैं, तो उसकी बात करें। पार्लियामेंट का समय सही से इस्तेमाल करें, ज़ाया ना करें। पर वही है कि किसी को सेट करना है, किसी को भेंट करना है और बहुत खुश है, तालियां बजेंगी और नीचे आ जाएंगे और मतलब कि बस इस परिवार का नाम इस्तेमाल करके वो या तो रोड के नाम बदलेंगे या परिवार का नाम इस्तेमाल करते रहेंगे। पर उनको डर है इस परिवार से, इस परिवार से डर है। और परिवार की क्योंकि बात बार बार आ ही रही है, आप राजनीति में नहीं हैं लेकिन सोशल सर्विस बहुत करते हैं, लोगों के बीच में आप रहते हैं और हम समय समय पर देखते हैं आपके पोस्टर्स भी लगते रहते हैं अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में कि आपको राजनीति में आना चाहिए। परिवार में बात होती है, प्रियंका जी राहुल जी से बैठकर कभी बातचीत हुई है कि भाई अब मुझे राजनीति में आ जाना चाहिए, लोगों की भी डिमांड है और आरोप इस तरह के लग रहे हैं कि अब मुझे जनता के बीच में जाकर जवाब देना चाहिए? देखिए, परिवार से ज़रूर बात होती है, हर चीज़ की बात होती है, पर हम कोशिश करते हैं कि राजनीतिक चीज़ों को हम अपने घर से थोड़ा बाहर रखें। जब भी हमेशा राजनीति की बात नहीं करनी है, पर हाँ ज़रूर बात होती है कि आपके पोस्टर देखे थे और आपकी डिमांड बढ़ती जा रही है। पर मैंने एक शर्त रखी थी, जब प्रियंका पार्लियामेंट में होंगी उसके बाद मुझे लग रहा है कि उसी के बाद मैं अपने मेहनत से आना चाह रहा हूँ। और एक बात मैं बोलूँगा कि मैं अबव पार्टी लाइन सबसे मिलता हूँ, चाहे जब जेटली जी थे उनसे मिलता था, या नड्डा जी अगर मेरे को फ्लाइट पे मिलते हैं तो कहते आप ठीक हो, सब सही है, ये सब तो चलता रहता है पर स्ट्रांग रहिए। तो अलग अलग रिजू जी मिलते थे जिम में, वो कुछ विशेष चीज़ें पूछते थे फिटनेस के बारे में, और चाहे अखिलेश जी हों या जो भी है। तो मैं अबव पार्टी लाइन सबसे मिलता हूँ और सब कहते हैं कि आप इतना समय क्यों ले रहे हैं राजनीति में आने के लिए, हमारे तरफ से आ जाइए आप हमारे। तो मैं इसे सवाल को रिफ्रेम कर देता हूँ। जेपी नड्डा जी जब आपसे फ्लाइट में मिले, क्या बातचीत हुई? मैं वही बोल रहा हूँ कि वो फ्लाइट डिले हो गई थी और सबको उतरना पड़ा, तो नड्डा जी ने बोला आप ठीक हैं और बस सही रहिए और ये सारा तो चलता रहेगा, पर आप मजबूत रहिए और ये वो। तो उस तरीके से मैं उनसे मिला, उनके परिवारों, पूरे परिवार के जो सदस्य थे उनसे मिला, उनसे नमस्ते वगैरह हुई और हम एक ही बस में बैठ के वापस एयरपोर्ट गए क्योंकि फ़्लाइट बदलनी थी। तो ज़रूर बहुत अच्छे तौर तरीके से जितने भी हम लोगों से मिलते हैं, चाहे जो सी भी पार्टी है, हमारी सोच अलग हो, पर जब हम मिलते हैं बहुत खुशी से मिलते हैं, बहुत बेस्ट विशेस से मिलते हैं। मेरे को लगता है रिस्पेक्ट होता है और सब कहते हैं ये राजनीति है, अप डाउन चलता रहता है, पर मैं देखता हूँ आप बहुत अच्छी तरह उसको झेलते हैं, बहुत अच्छी तरह समझते हैं और आपका तरीका अच्छा है। और तो मैं बोलूँगा कि अलग अलग पार्टी से लोग आते हैं, मेरे को बोलते हैं आप हमारे तरफ से आ जाइए, और अगर वहाँ कौन सी पार्टी ये कहती है कि रॉबर्ट वाड्रा उस पार्टी में शामिल हो जाए? अब मैं ऐसे जिक्र नहीं, पर मेरे दोस्त हर जगह हैं और सब कहते हैं अब क्या हो रहा है, इतना समय हो रहा है, आप भी उसी पैनल पे थे जहाँ मैं बोल रहा था। तो वो खुश होते हैं कि जो मैंने जवाब दिए या जो भी है, और उनको भी लगता है कि आप बिल्कुल एक सांसद जैसे बोलते इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आप एक परिपक्व राजनेता की तरह बात करते हैं। लेकिन फिर मैं सवाल को दोहरा रहा हूँ, कौन सी ऐसी पार्टी हैं जो ये चाहती हैं कि रॉबर्ट वाड्रा उनकी पार्टी में शामिल हो जाए? देखिए, मैंने जब बहुत प्रचार किया यूपी में, हर जगह, अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, हर जगह जब भी 99 से करता आ रहा हूँ, तो ज़रूर यूपी में काफ़ी लोगों से मैं मिलता हूँ। वो ज़रूर चाहते हैं कि अलग अलग पार्टीज़ होती है, चाय पीते हैं, कहीं बैठते हैं, तो दोस्ती होती है। और कुछ लोग जब
दिल्ली में आते हैं। बीजेपी से भी क्या ऑफर आया है? मैं सवाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बीजेपी में ऐसा देखा गया है कि जो उस पार्टी में चला गया एक ऐसा डिटर्जेंट और वॉशिंग पाउडर है कि सारे दाग धुल जाते हैं। उसकी भी तैयारी है क्या? नहीं, क्या वो तैयारी भारतीय नहीं। जनता पार्टी में रॉबर्ट वाड्रा शामिल हो सकते हैं? नहीं, वो कभी भी नहीं हो सकता है, पर ज़रूर लोगों ने ऐसे बोला कि जो भी आपकी मुश्किलें हैं वो दूर हो जाएंगी अगर आप इस पार्टी में शामिल होते हो। तो मैंने कहा बिल्कुल, ऐसी हमारी सोच बहुत अलग है। मैं उनको रिस्पेक्ट अपने तरीके से करता हूँ, पर उनकी सोच हमारी सोच बहुत अलग है। मैं एक गांधी परिवार का सदस्य हूँ जिसने अपने इस देश को हर चीज़ दी है, अपने प्यारों को त्याग दिया। तो मैंने उनसे बहुत सीखा है। मैं कभी भी कोई ऐसी गलत कदम नहीं लूँगा, और जब प्रियंका राजनीति में आएंगे तो आप देखेंगे कुछ ही समय बाद मैं भी वो कदम लूँगा। पर मैं देखता हूँ कि बहुत मेहनत की है प्रियंका ने, और उनको ज़रूर पार्लियामेंट में होना चाहिए। प्रियंका गांधी जी कौन सी सीट से चुनाव लड़ने जा रही हैं? वो पार्टी डिसाइड करेगी, तो उसके बारे में मुझे तो अभी इतना मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन जो चर्चा है वो ये है कि रायबरेली से, क्योंकि सोनिया गांधी जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, वहाँ से भी चुनाव लड़ सकती हैं, या बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने भी चुनाव लड़ सकती हैं। आपके हिसाब से कौन सी सीट बेहतर रहेगी? मुझे लगता है कि देश में हर कोने में प्रियंका को लोग चाहते हैं, और चाहते हैं कि वो उनको रिप्रेजेंट करें, कंस्टिट्यूंसी वहीं बनाएं, और होगा, मतलब कि ज़रूर सही समय पे वो डिसाइड करेंगे, या पार्टी डिसाइड करेगी कि उनको कहाँ से लड़ना चाहिए। और जाते जाते जल्दी जल्दी से छोटे छोटे एक दो सवाल और हैं। प्लीज़ प्लीज़। अभी आपके प्रदेश अध्यक्ष बने हैं यूपी के अंदर अजय राय, उन्होंने डंके की चोट पर यह कहा है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आपको कोई जानकारी है इसके बारे में? नहीं, मैंने सुना था ये, और ज़रूर मैं चाहूँगा कि राहुल अमेठी में वापस आएँ, और लोग बहुत चाहते हैं। लोगों को लगा है कि स्मृति ईरानी के आने से उनका लाभ नहीं हुआ, नुकसान ही हुआ, और लोग बहुत तरसते हैं, क्योंकि मुझे पता है राहुल ने उनके लिए कई फैक्ट्रियाँ और कई चीज़ें कोशिश की कि वहाँ उनके मतलब कि सबको अपना काम मिले, और अस्पताल वगैरह काफ़ी बनाए, आई सेंटर बनाए। तो लोगों को अब समझ है कि राहुल के या गांधी परिवार के यहाँ होने से प्रगति बहुत ज़्यादा थी, और वहाँ माहौल ठीक नहीं है, और ज़रूर कहते हैं कि अगर राहुल वहाँ से खड़े होते हैं तो भारी बहुमत से जिताएंगे। अगर वो राहुल गांधी वहाँ से खड़े नहीं होते हैं तो रॉबर्ट वाड्रा वहाँ से चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मैं फिर से बोलूँगा, अभी प्रियंका का समय है, और मैं ज़रूर एकजुट हूँ प्रियंका के साथ, और मैं चाहूँगा कि पहले वो पार्लियामेंट में आए, उसके बाद मैं आऊँगा। कहीं से भी आ सकता हूँ, पर आऊँगा मैं ज़रूर। यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में आप अभी समय है उसके लिए, देखेंगे क्या होता है। हर कदम ले रहे हैं, पर मैं ज़रूर तैयार हूँ हर चीज़, हर तरीके से, पर प्रियंका को पहले पार्लियामेंट में होना चाहिए। मेरा ये सजेशन है और मेरा ये राय है। जाते जाते आखिरी सवाल, अभी विपक्ष ने एक अलायंस बनाया है जिसे इंडिया नाम दिया गया है। इंडिया का लीडर अभी तक कोई तय नहीं हो पाया कि भी अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा या किसके चेहरे पर चुनाव लड़ने जाएंगे। आप कुछ सजेस्ट कर सकते हैं या कुछ बता सकते हैं कौन नेता होना चाहिए या किस तरह, क्योंकि विपक्ष ये कह रहा है कि ये बिना दूल्हे की बारात है। देखिए, बीजेपी सरकार ने जहाँ भी अगर कोई भी इलेक्शन हो रहा हो, उन्होंने एजेंसियों का दुरुपयोग किया। जो भी उम्मीदवार है उसके ऊपर कोई पुराने केस होते हैं वो उठा लेते हैं। जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होता है, वही जो केस होता है उसकी कोई सुनवाई नहीं होती, कुछ समझ भी नहीं है, और वो ख़त्म हो जाता है भाई। तो उन्होंने इस तरीके से, चाहे वेस्ट बंगाल हो या पंजाब में हो, या अलग अलग तरीके से लोगों को परेशान किया है। तो सबको लगा है कि हमें एकजुट होना चाहिए इस पार्टी को हराने के लिए, और ज़रूर उनकी सोच मजबूत है। लीडर होने का ये होगा कि जब सही समय पे जो देश चाहेगी उनको पता है, और ज़रूर जब अभी तो एक सोच होनी चाहिए, और जो सेक्युलर रहे, जो लोगों की वो देखें कि महिला की सुरक्षा या जो भी इश्यूज़ हैं देश में, जो बीजेपी उसको लोगों को भटकाना चाह रही है या मतलब उसको छुपाना चाह रही है, कि ये मुद्दे वो उठाएं
एजेंसियों को अलग रखें राजनीति से, कानूनी तौर से हर कदम लिया जाए। और इंडिया नाम है, इंडिया रियल शाइनिंग इंडिया अब होगी और ज़रूर इंडिया को वो प्राउड करेंगे अपने, मुझे ये लग रहा है। और जो बदलाव देश को चाहिए वो कांग्रेस के द्वारा एक जो इंडिया जो गठबंधन बना है उसके द्वारा बदलाव ज़रूर आएगा और देश फिर प्रगति करेगी। यानी आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं कि इंडिया जो गठबंधन बना है वो चुनाव जीतेगा। आखिरी सवाल, जाते जाते बिल्कुल आखिरी सवाल है, क्योंकि आपने कहा कि एक सोच के लोग एक साथ आ गए हैं, सेकुलर सोच के सोच एक साथ आ गए हैं और जिनकी सोच नहीं मिलती वो एक अलग एनडीए में है। एनडीए वर्सेस इंडिया होने जा रहा है। एक नए शब्द का इजाद हुआ है इन पिछले कुछ सालों में, सॉफ्ट हिंदुत्व। ये क्या है? क्योंकि इसे लेकर तमाम बातें होती रहती हैं और आजकल विपक्ष वाले ये आरोप कांग्रेस के ऊपर लगा रहे हैं, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी के ऊपर, कि ये पहले नहीं जाते थे अब मंदिर मंदिर जा रहे हैं। तो सॉफ्ट हिंदुत्व का एक चोला इन्होंने ओढ़ लिया है। तो हम चाहते हैं अगर आप कुछ बताना चाहें, कहना चाहें। जब मैं भारत जोड़ो में चला, मैं इतने लोगों से मिला और जब भी मैं अपने जो मेरे स्पिरिचुअल दौरा होता है, जो मैं हर जगह जाता हूँ, देश के हर कोने तक जाता हूँ, चाहे मस्जिद हो, चाहे मंदिर हो, या जो भी है, जहाँ भी मेरे को ले जाया जाता है मैं जाता हूँ और अपना मत्था टेकता हूँ और वहाँ से मेरे को ब्लेसिंग्स मिलते हैं। और मैं देखता हूँ कि हमारी जो देश है, डाइवर्स कल्चर है, डाइवर्स फेथ है और हमें हर चीज़ को अब्जॉर्ब करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। हम 1.4 बिलियन हमारी पॉपुलेशन है। हम पूरा दुनिया हमें देखकर सीखती है हमसे। यहाँ स्पिरिचुअल टूर्स बनाते हैं। तो हमारी जो जो मुझे लग रहा है कि हमें कम्युनल इश्यूज़ बिल्कुल दूर रखने चाहिए और सेक्युलर रहना चाहिए और सबको एक्सेप्ट करना चाहिए और जिसका जो फेथ है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो सॉफ्ट हिंदुत्व हो या जो भी है, जो ये सारा माहौल को, देश के माहौल को ख़राब करेगा, प्रगति नहीं होगी। तो मैं ज़रूर यही बोलूँगा कि हमें सेक्युलर रहना चाहिए और मुझे पता है कि जो ये गठबंधन बना है ये ज़रूर एक सेक्युलर इंडिया, प्रोग्रेसिव इंडिया और जहाँ सबको अपना जॉब्स मिले, सुरक्षित रहें और प्रगति हो। रॉबर्ट जी, आपने प्राइम न्यूज़ को समय दिया, सारे सवालों के बहुत ही बेबाकी से जवाब दिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो ये थे हमारे साथ देश के मशहूर उद्योगपति रॉबर्ट वाड्रा जी, जिन्होंने तमाम सवालों के बहुत ही बेबाकी से जवाब दिए और जितने आरोप इनके ऊपर लग रहे थे उन तमाम आरोपों का बहुत ही बेबाकी से खंडन किया और ये बताया कि आने वाले चुनाव में इंडिया जो एक अलायंस बना है वो पूर्ण बहुमत के साथ जीतने जा रहा है और सरकार बनाने जा रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज़, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। नमस्कार।